हे मेट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सेलुलॉइड पैराडाइज में। आज मैं फिर से द बैटमैन मूवी के ऊपर डिस्कशन करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने कहानी के बारे में आप लोगों को बताया था, स्टोरी समरी आप लोगों को मैंने दी थी। इस वीडियो में भी मैं कहानी के ऊपर ही डिस्कशन करूंगा। जो मेजर की एलिमेंट्स हैं स्टोरी के, वो मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। इसे मैं एनालिसिस ऑफ स्टोरी भी कह सकता हूँ, या फिर आप लोग इसे प्लॉट डिटेल्स भी कह सकते हैं। तो स्पॉयलर्स रहेंगे, 110% का स्पॉयलर अलर्ट देते हुए और आप लोगों का वक्त ज़रा भी बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मेट्स, मैं आखिर में द बैटमैन मूवी का एंडिंग भी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। नंबर 1, ब्रूस वेन बैटमैन बना है 2 साल पहले से, यानी कि अगर हम ये मान लें कि ये 2022 है, रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन यूनिवर्स में अगर ये 2022 है तो वो 2020 से बैटमैन बना है। मतलब इस यूनिवर्स में ये बैटमैन बहुत ही अनएक्सपीरियंस्ड है और मूवी में ये दिखता भी है आगे। नंबर 2, ब्रूस वेन और बैटमैन में डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। ब्रूस वेन जब ब्रूस वेन होता है तब भी उसकी हरकतें बैटमैन जैसी ही होती है। ये ब्रूस वेन की खुशकिस्मती है कि क्रिमिनल्स ने बैटमैन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, इसलिए उसका ये राज छुपा रहा मूवी में। ये बैटमैन मेंटली डिस्टर्ब्ड है, एक पेन में है और इसको रातों को नींद ठीक से आती नहीं है, प्रॉब्लम में है ये। और ये सोचता है कि बैटमैन बनने के बाद भी ये सोसाइटी में या फिर गॉथम में इतना ज़्यादा चेंज नहीं ला पाया है, लेकिन फिर भी ये बैटमैन बन के अपना काम करते जा रहा है और ये बैटमैन या फिर ब्रूस वेन कम बोलता है। नंबर 3, गॉथम शहर अंडर डेवलप दिखाया गया है। पिछली मूवीज़ में जितना एडवांस्ड गॉथम शहर हमने देखा था, इस मूवी में गॉथम इतना एडवांस नहीं है। कई जगह अभी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं और ड्रग्स हर जगह है इस गॉथम शहर में। नंबर 4, एडवर्ड नैश्टन ही रिडलर है। एडवर्ड नैश्टन एक अकाउंटेंट होता है, मोस्ट प्रोबेबली वो गोथम टाउन प्लानिंग या फिर गोथम सिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का वो अकाउंटेंट है, जहाँ पर उसके हाथ कुछ पुराने फाइल्स लग जाते हैं। इन फाइल्स में थॉमस वेन द्वारा शुरू की गई ट्रस्ट के बारे में पूरी डिटेल्स होती है। थॉमस वेन ने एक अनाथ आश्रम में जाकर मीटिंग की थी 20 साल पहले और वहाँ पर अनाउंस की थी इस ट्रस्ट के बारे में और कहा था कि इस ट्रस्ट की मदद से, इसमें जितने फ़ंड आएंगे, जितने पैसे आएंगे, उनकी मदद से वो शहर की भलाई का काम करेगा। और उसी अनाथ आश्रम में एक्चुअल में एडवर्ड नैश्टन पला बड़ा होता है। लेकिन थॉमस वेन के मौत के बाद ये ट्रस्ट बंद हो जाता है, ऐसा लोगों को दिखाया जाता है शायद, या फिर एडवर्ड नैश्टन को ऐसा लगता है कि ये ट्रस्ट बंद हो गया है। लेकिन ये ट्रस्ट चलता रहता है, लेकिन इसमें जितने फंडिंग आते हैं उनका इस्तेमाल क्राइम सिंडिकेट में होता है। तो इन फाइल्स को देखने के बाद एडवर्ड नैश्टन ट्रिगर्ड होता है और वो रिडलर का रूप लेता है और अपना मिशन शुरू करता है। नंबर 5, एडवर्ड नैश्टन ब्रूस वेन से बहुत नफरत करता है क्योंकि दोनों अनाथ होते हैं। एडवर्ड नैश्टन बचपन से अनाथ होता है और ब्रूस वेन के माता पिता भी मार दिए जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया या फिर कहे पूरे गॉथम शहर की नज़र ब्रूस वेन पर होती है, लेकिन उस अनाथ आश्रम पर नहीं होती है। ब्रूस वेन को लेकर सब अपने सहानुभूति दिखाते हैं, या फिर ब्रूस कैसे बड़ा होगा, वो इतना दुख में है, ये सब लोग उस बात को लेकर टेंशन में होते हैं। लेकिन उस अनाथ आश्रम में ब्रूस वेन के ही जैसे कितने और बच्चे होते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो ये बात एडवर्ड को चुभती है और वो इस $1 मिलियन ऑर्फन से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। और बाद में रिडलर बोलता है भी है कि एक अनाथ आश्रम में एक ही हॉल में 30 बच्चे होते हैं, उन्हें रात को चूहे भी काटते हैं, लेकिन उनका दर्द बांटने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन सब ब्रूस वेन को लेकर बिजी होते हैं। नंबर 6, ट्रस्ट के घोटाले के बारे में जानने के बाद जब एडवर्ड नैश्टन रिडलर बनने के बारे में सोचता है तो वो इंस्पायर होता है बैटमैन से। जैसे बैटमैन अपने एक बैट सूट के साथ शहर में अपीयर होता है, वैसे ही एडवर्ड भी अपना एक गेटअप बनाता है रिडलर का और वो बैटमैन के जैसा ही अपना काम शुरू करता है, लेकिन अपने अंदाज से। रिडलर हमेशा शुरुआत से ये सोचता है कि बैटमैन और वो एक जैसे हैं। वो एक इमेजिनेशन में रहता है कि बैटमैन और वो दोनों एक टीम की तरह है, इसलिए रिडलर क्लूज़ छोड़ता है बैटमैन के लिए। और जैसे जैसे बैटमैन उन क्लूज़ को सॉल्व करते जाता है, उन रिडल्स को सॉल्व करते जाता है, रिडलर को ऐसा लगने लगता है कि दोनों एक टीम के जैसे काम कर रहे हैं। अरेस्ट होने के बाद आर्खम में रिडलर बैटमैन से ये कहता भी है कि उसमें बैटमैन जैसी फिजिकल ताकत नहीं है, वो एक तेज़ दिमाग है उसके पास और बैटमैन के पास ताकत है। एक डैमेज्ड चाइल्डहुड बिताने की वजह से रिडलर को शायद सांस की थोड़ी सी बीमारी है, इसलिए जब भी वो अटैक करता है अपने टारगेट्स पर उसकी सांस फूलने लगती है। लेकिन आर्खम में बैटमैन से बातें करने के बाद रिडलर को यह एहसास होता है कि ये सब एक्चुअल में सिर्फ कोइंसिडेंस था और बैटमैन उसके जैसा नहीं है।
इस बात से रिडलर को काफ़ी दुख पहुंचता है और वो थोड़ा सा टूट जाता है, क्योंकि वो बैटमैन का फ़ैन था लेकिन अब दुश्मन बन गया है। इसीलिए वो अपना मास डिस्ट्रक्शन का प्लान बैटमैन को नहीं बताता है। रिडलर का प्लान ये होता है कि उसने बॉम्ब्स फिट कर दिए होते हैं गोथम के बॉर्डर एरिया में, नदी के पास, और उन बॉम्ब को ब्लास्ट करवा देता है। ब्लास्ट होने के बाद नदी का पानी शहर के अंदर आ जाता है, क्योंकि बांध टूट जाता है और पूरे शहर में पानी भर जाता है। एक जगह पर इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही होती है और उसी जगह पर सब लोग जमा हो जाते हैं। वहाँ पर मेयर के इलेक्शन की कैंडिडेट भी होती है और शहर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग वही मौजूद होते हैं। तो रिडलर का प्लान ये होता है कि रिडलर के फॉलोअर्स, रिडलर एक चैनल चलाता है और उस चैनल के सब्सक्राइबर्स या फिर फॉलोअर्स हथियार लेकर उस जगह पर जाएंगे और वो लोग गोलियां बरसाएंगे। तो ये एक मास डिस्ट्रैक्शन प्लान होता है रिडलर का, जो वो बैटमैन को नहीं बताता है, लेकिन बैटमैन पता लगा लेता है और आखिर में उस प्लान को सफल नहीं होने देता है। और इसी वजह से जब रिडलर को बाद में पता चलता है कि उसका प्लान फ्लॉप हो गया, तो और ज़्यादा वो गुस्से में आता है। तो पहले वो बैटमैन का फ़ैन था लेकिन अब बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है। नंबर 7, सेलिना काइल बेटी होती है कैरमाइन फैल्कॉन की। कैरमाइन फैल्कॉन की नाजायज़ बेटी होती है। सेलिना काइल को बचपन में ही उसकी माँ ने बता दिया था कि उसका बाप है कैरमाइन फैल्कॉन, लेकिन कैरमाइन फैल्कॉन को ये बात अब याद ही नहीं होती है। बाद में सेलिना उसे बताती है कि वो उसकी बेटी है और सेलिना कैरमाइन फैल्कॉन को मारना चाहती है, मारने की कोशिश करती है, लेकिन कैरमाइन फैल्कॉन उस पर भारी पड़ता है और तब वो सेलिना को बताता है कि सेलिना की माँ को भी उसी ने मारा था और वो सेलिना को भी मारने लगता है, लेकिन बैटमैन आकर उसे बचा लेता है। सेलिना को ये तो पता था कि उसकी माँ को किसी ने गला घोंट कर मारा है, लेकिन उसी के बाप ने मारा था, ये बात सेलिना को अब पता चलती है। तो ये एलिमेंट एक डार्क एलिमेंट है मूवी का। नंबर 8, पेंगुइन काम करता है कैरमाइन फैल्कॉन के लिए, लेकिन वो इतना लॉयल नहीं है। जब गॉर्डन कैरमाइन फैल्कॉन को अरेस्ट करता है, तब पेंगुइन उसे काफ़ी कुछ सुना देता है और कैरमाइन फैल्कॉन को ये पता चल जाता है कि अब वो अरेस्ट होने के बाद पेंगुइन इन सब पर कब्जा जमा लेगा। तो दोनों में काफ़ी बात होती है। मतलब गोथम में ईमानदार चंद ही लोग हैं, उनमें से एक है ऑफिसर गॉर्डन। पेंगुइन जैसे लोग भी सिर्फ अपने मतलब के लिए कैरमाइन के साथ जुड़ा हुआ था। जब भी उसे मौका मिला तो उसने कैरमाइन की पीठ पे छुरा भोंकने की कोशिश की। और कैरमाइन फैल्कॉन की मौत के बाद अब पेंगुइन ही इस क्राइम सिंडिकेट का नया बॉस है। नंबर 9, थॉमस वेन का सच थोड़ा सा धुंधला है, क्योंकि इस पर 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जब ब्रूस वेन कैरमाइन फैल्कॉन से मिलने जाता है, तब कैरमाइन फैल्कॉन ये कहता है कि वो रिपोर्टर जिसको मार्था वेन की फैमिली के बारे में सच्चाई पता था, वो रिपोर्टर सैल्वाटोर मरूनी के लिए काम करता था। वो रिपोर्टर ईमानदार रिपोर्टर नहीं था। जब थॉमस वेन ने कैरमाइन की मदद मांगी और कैरमाइन ने उस रिपोर्टर को मार दिया, तब सैल्वाटोर मरूनी ने बदला लेने के लिए थॉमस वेन और मार्था वेन को मार दिया। अब इस पर अल्फ्रेड का टेक ये है कि थॉमस वेन ने कैरमाइन से मदद ज़रूर मांगी थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे या फिर चाहते थे कि उस रिपोर्टर को जान से मार दिया जाए। जब कैरमाइन फैल्कॉन ने उस रिपोर्टर को जान से मार दिया, तब थॉमस वेन को दुख हुआ और उन्होंने गिल्ट में आकर पुलिस के सामने जाकर सब कुछ सच बताने का फैसला किया। और उसी के कुछ दिनों बाद थॉमस वेन और मार्था वेन की मौत हो जाती है। कोई क्रिमिनल उन्हें गोली मार देता है। तो क्या कैरमाइन फैल्कॉन ने ही मरवा दिया था, ये बात अल्फ्रेड भी कंफर्म नहीं कर पाता है। और क्या थॉमस वेन सच में एक सच्चा और ईमानदार आदमी था, ये भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता है। और मार्था वेन की माँ आर्खम असाइलम में होती है और आर्खम असाइलम में ही फ़िलहाल रिडलर भी है। तो आर्खम के कुछ और राज शायद हमें आगे देखने को मिले। नंबर 10, मूवी की शुरुआत में ब्रूस वेन ये हमें ऑडियंस को बताता है कि महीना है अक्टूबर। मूवी के इवेंट्स जब हो रहे हैं तो अक्टूबर महीना है और मूवी ख़त्म होते होते नवंबर पहुंच जाता है। और मूवी के बीच में ये बताया जाता है कि 20 साल पहले थॉमस वेन और मार्था वेन की हत्या भी अक्टूबर के महीने में ही हुई थी। और 2019 में जो जोकर मूवी आई थी, वो भी अक्टूबर महीने में ही रिलीज़ हुई थी। और उसी मूवी के आखिर में थॉमस वेन और मार्था वेन को एक लुटेरा गोली मार देता है ब्रूस वेन के आंखों के सामने ही। ये सीन आखिर में दिखाया गया था, जब पूरा शहर एक केओटिक एनवायरनमेंट में होता है। तो मैं ये पर्सनली उम्मीद लगा रहा था कि इस मूवी का कनेक्शन वॉकिन फिनिक्स के जोकर यूनिवर्स से होगा। और मूवी के ये टाइमलाइन देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन रूमर्स ये हैं कि बैरी क्योगन आगे जोकर का रोल प्ले करने वाले हैं, लेकिन उनको कंफर्म दिखाया नहीं गया है। तो मैं अभी भी ये उम्मीद कर रहा हूँ कि द बैटमैन के सीक्वल में वॉकिन फिनिक्स एज जोकर अपीयर हो, क्योंकि ये टाइमलाइन थोड़ा सा मैच हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। मैं सब बात करेंगे एंडिंग के बारे में, तो फिर से स्पॉइलर अलर्ट रहेगा। एंडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कैरमाइन फैल्कॉन मर चुका है। पेंगुइन अब नया बॉस है इस पूरे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का।
गॉर्डन मोस्ट प्रोबेबली हमें आगे कमिश्नर बनते हुए दिखेंगे। रिडलर आर्खम असाइलम में है, जहाँ पर उसके पास के ही सेल में होता है जोकर, जो उससे कम्युनिकेट करता है, बात करता है। और जोकर उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि जब आपका साथ कोई नहीं देता है तब आपका साथ जोकर देता है। ताश के गेम की तरह, जब सब साथ छोड़ दे तब अगर आपके पास जोकर हो तो आप बाजी पलट सकते हैं। अरखाम में दोनों के बीच एक तगड़ी दोस्ती बनेगी और दोनों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और सीक्वल में अगर रिडलर और जोकर की जोड़ी दिख जाए तो ज़बरदस्त क़यामत आ जाएगी, लेकिन उसके लिए काफ़ी भयंकर स्क्रिप्ट होनी ज़रूरी है और उससे भी भयंकर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। हम फैंस ये ज़रूर चाहेंगे कि ऐसा कमाल हो जाए। सेलिना गोथम शहर छोड़ के चली गई है और बैटमैन गोथम में एस्टैब्लिश्ड हो गया है। जब रिडलर के फॉलोअर्स हमला करते हैं और जब बैटमैन बचाता है उन हमलावरों से लड़ते हुए, अपनी जान की फ़िक्र ना करते हुए वो सबकी जान बचाता है, तो बैटमैन सिम्बलाइज्ड हो गया है मूवी के आखिर में और वो एस्टैब्लिश्ड हो गया है सबके बीच में। और ब्रूस वेन को भी ये समझ में आ गया है कि सिर्फ वेंजेंस से काम नहीं होगा, उसे लोगों के बीच में उम्मीद जगानी होगी, सच्चाई को दोबारा लाना होगा शहर में। तो आगे हमें ब्रूस वेन काफ़ी मैच्योर्ड दिखेगा। वो अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने अंदर के पेन को वो कंट्रोल कर पाएगा और वो मोस्ट प्रोबेबली वेन एंटरप्राइजेज़ में भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि उसे बिजनेस भी जारी रखना पड़ेगा। तो हमें एक बैलेंस्ड ब्रूस वेन और बैटमैन सीक्वल में देखने को मिलेगा। सो मेट्स, मैंने आप लोगों को द बैटमैन की कहानी की फुल ऑन एनालिसिस दे दी है और एंडिंग भी एक्सप्लेन कर दी है। मैं अदर एस्पेक्ट्स के रिव्यू और मेरा रेटिंग लेकर वापस आऊँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों को मेरा ये कंटेंट पसंद आया तो मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो को अपने मूवी बडीज़ के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।